नमस्कार, ये है क्राइम पेट्रोल न्यूज़ और आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट क्राइम कंट्रोवर्शियल। आज की कहानी है वोट बैंक व सरकार बनाने की जिद हुए गुजरात से भी बड़े दो दंगे। ये कहानी इंदिरा फाइल्स बुक से ली गई है, जिसके रचयिता है विष्णु शर्मा। इस कहानी को आवाज़ दी है अंजलि ठाकुर ने। तो सुनिए, वोट बैंक व सरकार बनाने की जिद हुए गुजरात से भी बड़े दो दंगे। ये इंदिरा गांधी की बदकिस्मती थी कि उनके सत्ता संभालते ही आजाद भारत में पहली बार खाने के लिए दंगे होने लगे। तमाम सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई, रेलवे लाइनें तक उखाड़ दी गईं। चावल की मांग को किसी और अनाज से पूरा करने को भी तैयार नहीं थे केरलवासी। इंदिरा गांधी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक केरल के लोगों को खाने के लिए चावल नहीं मिलेगा तब तक चावल नहीं खाऊंगी। ना ऐसा कभी किसी राज्य में तब तक हुआ था और ना ही किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी अनोखी प्रतिज्ञा ही ली थी। यही केरल था। जब इंदिरा गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला था तो बस यही एक सरकार गिराने पर अड़ गई थी और अब देश के मुखिया का पद संभालते ही उसी केरल ने उनकी कुर्सी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। खाने के दंगे और 1984 के दंगे से ही इंदिरा गांधी नहीं जुड़ी, बल्कि इंदिरा गांधी के जमाने में ऐसे दो बड़े दंगे हुए जो गुजरात के दंगों से काफी ज्यादा भयानक थे, लेकिन देश में किसी को याद ही नहीं रहे। पहला था यूपी के मुरादाबाद का दंगा और दूसरा असम के नेली का नरसंहार। दोनों ही जगह इतने ज्यादा लोग मरे थे कि उनके आगे सारे नरसंहार फीके पड़ जाते हैं। उससे भी ज्यादा भयानक ये है कि दोनों ही दंगों में आज तक दंगा पीड़ितों को ना न्याय मिला, जांच आयोग की रिपोर्ट्स आने के बावजूद दोषियों को सजा तक नहीं मिली। मुरादाबाद में 1980 में एक ऐसा दंगा हुआ जिसमें बिना हिंदुओं के मैदान में उतरे ही करीब 2500 मुसलमानों की मौत हो गई। यह दंगा हुआ था यूपी पुलिस और मुसलमानों के बीच। यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुखिया थे बाद में मंडल महिसा बने वीपी सिंह, जो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार में जूनियर मंत्री थे और एक शब्द भी इमरजेंसी के अत्याचारों पर नहीं बोले। उनको इनाम स्वरूप यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा दी गई थी और जिस साल सीएम बने उसी साल ये भयानक घटना हो गई। 29 अगस्त 1980 ईद का दिन था। करीब 75,000 मुस्लिम ईदगाह में इकट्ठे हुए थे। अचानक से वहां पास के गरीबों की बस्ती से एक सुअर आ गया। मुस्लिमों ने सुअर को खुद भगाने की बजाय मौके पर तैनात सिपाही से कहा कि इसको भगाओ। उसने मना कर दिया। मुसलमानों ने उसे पीट दिया। पुलिस वाले भी गुस्सा हो गए। मुसलमानों ने पत्थरबाजी शुरू की और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। एक चश्मदीद ये भी कहता है कि एसएसपी के सिर पर पत्थर लगने से पुलिस गुस्सा हुई और फिर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस व पीएससी के जवान थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों के वो नौजवान जो पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे। बीच में मुस्लिम बूढ़े बच्चे और महिला। जितने गोली से मरे उससे ज्यादा भगदड़ में मर गए। जो पुलिस वाला जिंदा हाथ लगा, दंगाइयों ने उन्हें जिंदा जला दिया। आधिकारिक मौतों का आंकड़ा 400 के करीब था तो अनाधिकारिक आंकड़ा 2500 तक बताया जाता है। एक महीने तक पूरे मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा रहा। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एमपी सक्सेना की अगुवाई में एक जांच कमेटी बिठा दी। आयोग की रिपोर्ट में घटना के समय ईदगाह के आसपास सुअर या सुअरों की मौजूदगी को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि यह किसी ने साजिश के तहत छोड़े थे। आयोग ने साफ किया कि दंगों में आरएसएस या बीजेपी जैसे किसी भी हिंदूवादी संगठन का कोई हाथ नहीं है। उल्टे मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट शमीम अहमद खान को 2 साथियों के साथ दोषी ठहरा दिया। आयोग ने प्रशासन, पुलिस और पीएससी को भी क्लीन चिट दे दी।
और कहा कि पुलिस की गोली से कम और भगदड़ से लोग ज्यादा मरे हैं। ये एक ऐसा दंगा था जिसमें हिंदुओं या हिंदू संगठनों का कोई भी लेना देना नहीं था। ये दंगा मुसलमान बनाम पुलिस था और मुस्लिम नेताओं ने निर्दोष मुस्लिम भीड़ को पुलिस प्रशासन के खिलाफ भड़काया था। जस्टिस सक्सेना ने बकायदा उन मुस्लिम नेताओं के नाम भी दिए जिनको दोषी ठहराया गया था, लेकिन वोटों की राजनीति के चलते इंदिरा गांधी ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही वीपी सिंह के राज्य सरकार को कुछ निर्देश ही दिए और ना ही उनके बाद आने वाली सरकारों ने। सबसे दिलचस्प था, इंदिरा गांधी ने इसे विदेशी साजिश करार दे दिया था, लेकिन 3 साल बाद ही उससे भी भयंकर कांड हुआ असम में, जिसके लिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी। यह था नीलनी नरसंहार। दरअसल सालों से असम में बाहरी लोग, खासकर बंगालियों के खिलाफ एक गुस्सा अंदर खाने पनप रहा था, जो असम में अपनी संख्या बढ़ाते चले जा रहे थे। 1971 के भारत पाक के युद्ध के बाद बांग्लादेश से आने वाले बंगाली मुस्लिमों की संख्या असम में तेजी से बढ़ गई। लाखों लोगों के वोट भी बना दिए गए। 1989 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने उनके खिलाफ अपने आंदोलन का ऐलान कर दिया। 23 विधानसभा सीटों पर बंगाली मुस्लिमों के प्रभुत्व के चलते राज्य सरकार को चुनने में बाकी पार्टियों को मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यह एक तरफा कांग्रेस वोट में तब्दील हो चुका था। तभी इनके वोट रद्द करने की मांग पर कांग्रेस कान नहीं धर रही थी। इंदिरा गांधी ने अचानक से तय किया कि 1983 में राज्य में चुनाव होंगे, जबकि बाकी पार्टियां चाहती थीं कि चुनाव से पहले इन लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट रद्द कर इन्हें वापस भेज दिया जाए। शुरुआत हुई 1989 में मंगलदोई लोकसभा सीट से। जनता पार्टी के सांसद हीरालाल पटवारी की मौत से चूंकि उपचुनाव था, सो पता चला कि अचानक से उस सीट पर वोटर्स की संख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। जांच से पता चला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने काफी वोट भी बनवाए थे। आज के एपिसोड में इतना ही। इस कहानी का अगला भाग आपके लिए जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी हमारे माध्यम से कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं crimenewsddn@gmail.com पर। नमस्कार।